Hello everyone. So welcome back to our new class and the topic is pre-fertilization structure and events in endometrium. Means जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसको आप लोग एंड्रोशियम बोलते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन से इवेंट्स होंगे उनको आप लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका मेल स्ट्रक्चर है दैट इज एंड्रोशियम, वहां पर आप लोगों को कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे या फिर वहां पर कौन कौन से इवेंट्स होंगे, जिसके अंदर आज हम स्टेमन पढ़ेंगे, एंथर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पोलन ग्रेन को स्टडी करेंगे कि जो आपका पोलन ग्रेन होता है वहां पर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक that is pre-fertilization structure and events. First यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। बिकॉज जो आपका फ्लावर होता है उसी के ऊपर आपकी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होती है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होती है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों होती है दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, मीन जिसके पास आपके दोनों जो सेक्स हैं या दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्रेजेंट है। और अदर क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो फ्लावर्स है वहां पर जो फीमेल फ्लावर है वो अलग होगा, मेल फ्लावर अलग होगा। मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो आपके दूसरे फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे सेम स्पीशीज के अंदर। सो यहाँ पर सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर होना होगा। जब फ्लावर डेवलप होगा तभी उसके पास यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ग्रो होगा। चलिए देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर किस तरीके से होता है। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. जिस टाइम पर आप लोगों का जो फ्लावर है प्लांट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है वहां पर डिसीजन होता है जो कि प्लांट लेता है कि यहाँ पर फ्लावर आएगा या नहीं आएगा। Okay, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium. यहाँ पर आप लोगों को हार्मोनल चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से जो आपका प्लांट है उसके अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आने लग जाएगा और फिर आपका जो फ्लावर की प्रीमोडियम है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लावर जो फ्लोरल प्रीमोडियम है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा देखिए। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर अ फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर्स। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस होगी जिसके अंदर आपकी फ्लोरल बर्ड्स आएंगी और उन फ्लोरल बर्ड्स के बाद यहाँ पर आपका जो फ्लावर है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इन फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। और फ्लावर बड से आप लोगों का फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। फ्लावर का डेवलपमेंट होने के बाद वहां पर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मींस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, जैसे जो एंडोशियम है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ स्टैमन, ये आपका व्हर्ल ऑफ स्टैमन से बना हुआ होता है। देन आ जाता है गाइनोशियम, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ कार्पल्स और पिस्टिल, ये आपका व्हर्ल ऑफ कार्पल और पिस्टिल से बना हुआ होता है। कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल्ड, जो कैलिक्स है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है, बिल्कुल बाहर वाला वर्ल्ड होगा जो कि आपका सेपल्स से बना हुआ होता है। जो आप लोगों को फ्लावर के पास यहाँ पे नीचे ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं सेपल्स। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। कोरोला वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, जो कोरोला होता है उसको आप वर्ल्ड ऑफ पेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी चीजें हैं इनको मैंने क्या किया है एक स्लाइड पर समराइज कर दिया है आपके लिए कि जब डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर होगा सो आप लोगों को कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। सो लेट्स हैव लुक फॉर दैट स्लाइड।
देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। देखिए मच बिफोर फ्लावरिंग इज सीन ऑन अ प्लांट, जब आपकी फ्लावरिंग आप लोगों को सीन होगी एक प्लांट के पास, तो यहाँ पर डिसीजन होगा कि फ्लावर जो है वो आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी होंगे एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे, देन डिफरेंशिएशन होगा एंड डेवलपमेंट हो जाएगा आपका फ्लोरल प्रीमोडियम का। ओके जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये उसी का समराइजेशन है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जब फ्लोरल मेरिस्टेम डेवलप हो जाएगी हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से, यहाँ पर एक फ्लोरल बड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे बड इज फॉर्म। बड फॉर्म होने के बाद यहाँ पर जो आपकी बड है वो फ्लावर में डेवलप हो जाएगी। एंड फ्लावर में डेवलप हो गई आप लोगों की बड, फ्लावर के अंदर आप लोगों की बड डेवलप होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को जो फ्लावर की बड है, देन उसके अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर चेंजेस इंड्यूस होंगे एंड चेंजेस इंड्यूस होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आप लोगों के प्लांट के, वो यहाँ पर बन जाएंगे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन will formed। ओके, यहाँ पर मैंने इसके नीचे देखिए आप लोगों के लिए लिख दिया है कि यहाँ पर क्या होगा, जो एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को आप एंड्रोशियम बोलेंगे, तो वो क्या है आप लोगों का वर्ड ऑफ स्टैमन हो जाएगा। गाइनोशियम जिसको आप फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलेंगे, वो आ जाएगा आपका वर्ड ऑफ कार्पेल और पिस्टल। कैलेक्स, कैलेक्स आपका सेपल के वर्ड हो जाएंगे, कोरोला आपका पेटल के वर्ड हो जाएंगे। एंड दीज पॉइंट्स आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वी आर moving for the next slide, and this is the pre-fertilization structures and events, कि यहाँ पर structures क्या आएंगे and events क्या आएंगे। यहाँ पर मेनली आपको दो पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको आप एंड्रोशियम बोलेंगे, सेकेंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलेंगे, आप लोग इनको बोल देंगे गाइनोशियम। ठीक है, मेल को एंड्रोशियम एंड फीमेल को गाइनोशियम। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमन। तो जो आपका स्टैमन होता है उसके पास दो चीजें होती है, एक फर्स्ट होता है फिलामेंट, सेकंड होता है एंथर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एंथर और फिलामेंट है एक दूसरे के साथ मिलके स्टेमन की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो एंथर है ना आपका, अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर कट करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके से पोलन सैक देखने के लिए मिलेंगे। जो डिटेल स्ट्रक्चर है अभी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में वो पढ़ाऊंगी। ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमन है। एंड देन है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ द गाइनोशियम। अब जो आपका गाइनोशियम है, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्टिग्मा। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो कनेक्टिव है ये होगा, यहाँ पर स्टाइल, एंड देन यहाँ पर ये ओवेरी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये थ्री पार्ट मेन पार्ट हो जाते हैं आपके गाइनोशियम के स्ट्रक्चर के। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंथर मतलब एंडोशियम एंड गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एंड इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एंडोशियम, कि जो आपका एंडोशियम है वहां पर आप लोगों को कौन कौन से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो मूव फॉर अवर टॉपिक। देखिए फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द एंडोशियम, कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग बोलते हैं एंडोशियम। सो स्टैमन मैंने आपको बताया था, जो आपका
मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो स्टैमेन आप उसको बोलते हो. सो स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. Stamen is the male reproductive unit and consists of the following parts. ये यहाँ पर दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है. The long and slender stalk, जो आप लोगों की स्टॉक है, लॉन्ग होती है एंड सिलेंडर होती है, जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं, फिलामेंट. यहाँ पर ये लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक है जिसको आप लोग बोलेंगे फिलामेंट. एंड सेकेंड यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसको आप लोग एंथर कहते हैं. द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर. ये आप लोगों का टर्मिनल होता है और जनरली बाइलोब्ड होगा जिसको आप लोग बोलते हैं एंथर. सो एंथर और फिलामेंट दो चीजों से मिलके आपकी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बनी हुई होती है. तो अगर आप बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा फिलामेंट प्लस एंथर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्स्टिट्यूट करके आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को फॉर्म कर देते हैं फ्लावर के अंदर. स्टेमन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द एंडोशियम. जो स्टेमन होता है यहाँ पर वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है एंडोशियम का. स्ट्रक्चरल बिकॉज ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है. फंक्शनल बिकॉज यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन वगैरह की फॉर्मेशन है जो कि आपका आगे जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह के इवेंट करवाएंगे, वो सारी चीजें आपकी एंथर के अंदर ही होंगी. दैट वाई स्टेमन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द एंडोशियम. नाउ next point, the proximal end of the filament is attached to the thalamus of the petal of the flower. मीन्स जो यहाँ पर प्रोक्सिमल एंड होता है आप लोगों के फ्लावर का, फिलामेंट का, सो वो कहाँ से अटैच होता है, वो यहाँ से थैलेमस से अटैच होगा, या तो फ्लावर के या फिर फ्लावर की पेटल के साथ वो अटैच होके रहेगा. इसके बाद प्रोक्सिमल मीन्स जो उसके बिल्कुल नियर बाई होगा. डिस्टल जो कि यहाँ से दूर होता है. ठीक है. सो डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द एंथर. ये वाला दिस इज द प्रोक्सिमल एंड दिस वन इज डिस्टल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्टल एंड होगा आप लोगों के फिलामेंट का, दैट इज कनेक्टेड विद द एंथर, एंड द प्रोक्सिमल एंड इज कनेक्टेड विद द thalamus or with the petal. Thalamus and petal. ये किसी के भी साथ कनेक्टेड हो सकता है. इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं. एंड petal. The number and the length of the stamen are variable in flowers of different species. अब जो यहाँ पर नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन होती है वो यहाँ पर आपकी डिफरेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है. जैसे कि आप देखते हैं जो आपको फ्लावर्स है डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एंथर्स भी जो हैं वो बहुत सारे टाइप के मिलेंगे. सो वो वेरिएबल होंगे आपके वेरिएबल फ्लावर्स के अंदर. चलिए अब हम इस स्लाइड को भी समराइज कर लेते हैं. सो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको आप क्या कहेंगे, स्टेमन. स्टेमन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर. ओके. यहाँ पर स्टेमन आ जाएगा. स्टेमन के दो पार्ट हम लोगों ने पढ़े. फर्स्ट इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट. जो एंथर होता है जनरली बाइलोब्ड होता है और जो फिलामेंट होती है वो सिलेंडर एंड थिक होती है. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये है आप लोगों का प्रोक्सिमल एंड. ठीक है. फिलामेंट ऐसे लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होगी जो कि आपके एंथर को एंड आप लोगों के फ्लावर को कनेक्ट करने का काम करेगी. यहाँ पर जो आपका फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड होगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फिलामेंट्स प्रोक्सिमल एंड. चलिए ठीक है. फिलामेंट्स प्रोक्सिमल एंड अटैच्ड टू द थैलेमस, जो कि आपका किससे कनेक्ट होता है,
थैलेमस से अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, या फिर जो है आपका प्रोक्सिमल एंड वो पेटल से कनेक्टेड हो सकता है जब यहाँ पर जो कंडीशन है वो है एपिपेटलस कंडीशन, जैसे कि आपको फैमिली सोलोनेसी में देखने के लिए मिलती है। अब सोलोनेसी में क्या क्या आता है, यहाँ पर आपका टोमेटो वगैरह आता है। सो अगर अवेलेबल हो आप लोगों के पास तो आप लोग टोमेटो का जो फ्लावर है उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये जो डिस्टल एंड होता है फिलामेंट का वो एंथर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये वाला प्रॉक्सिमल एंड होता है, एंड जो बाहर वाला होगा जो फ्लावर से दूर जा रहा होगा उसको आप लोग कहेंगे डिस्टल एंड। तो फिलामेंट्स डिस्टल एंड, कलर चेंज कर देते हैं here. So the filament distal end connected with the anther. कनेक्टेड विद द एंथर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को डायग्राम से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर कौन सा एंड किस तरीके से कनेक्टेड है। अब हमने देख लिया फिलामेंट का इतना ही है कि उसको वो बस ट्रेनिंग का काम करता है, एक स्टैंडर्ड थिक स्टॉक होती है। बट जैसे अभी हमने पढ़ा एक एंथर भी होता है। एंथर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो हमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है उसको बहुत डिटेल में स्टडी करना होगा। सो चलिए देखते हैं अब हमारा जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए, सो स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो आप लोगों का एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब उसके पास दो लोब होते हैं। बाई मतलब टू, लोब मतलब कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर दो लोब आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, विद ईच लोब हैविंग टू थीका, और दो लोब के पास दो थेका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, डायोथीशियस। डाई मतलब टू, थीशियस मतलब थीका, मतलब यहाँ पर आपको दो थेका प्रेजेंट मिलेंगे एक लोब के अंदर। दैट्स व्हाई आप इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर इज द डायोथीशियस टाइप ऑफ नेचर, ठीक है। ओफन आर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसके साथ एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो कि एंथर के लेंथ वाइज यहाँ पर उसको सेपरेट करती है उसके दोनों थीका को। मान लीजिए ये आपका एंथर है और यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये दो थेका है, दिस इज वन थेका एंड दिस इज सेकेंड थेका, ठीक है। सो ये दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा एक दूसरे से। यहाँ पर एक आपकी लॉन्गिट्यूडनरी लाइन आएगी। बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अब जो आप लोगों का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है एंथर का, वहां पर आपको एंथर का बाइलोब नेचर देखने के लिए मिलता है। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। जो एंथर होगा वो आप लोगों का फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके पास फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर होते हैं, टू इन ईच लोब। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर दो लोब होते हैं। सो दो लोब होंगे और एक लोब के अंदर, यहाँ पर एक लोब के अंदर आप लोगों को क्या देखने के मिलेगा, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलते हैं, मतलब दो देखने के लिए मिलेंगे एक लोब के अंदर। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को फोर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेंगे एक के अंदर, ओके। Therefore a typical anther has four microsporangia। इसकी वजह से यहाँ पर क्या पता चलता है, जो हमारा टिपिकल एंथर होता है उसके पास फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एंड इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टेट्रास्पोरेंजिएट। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो फर्दर डेवलप कर जाते हैं एंड वो पोलन सैक की फॉर्मेशन करवा देते हैं।
They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. ये longitudinally रन करते हैं lengthwise अपने anther की, और pollen grain के साथ ये packed होके रहते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी मैं डायग्रामेटिक की फॉर्म में आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी समझाऊंगी. ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये आपकी बुक का डायग्राम है जहां पर ये जो एंथर है और आपका फिलामेंट है जो कि एक साथ मिलकर स्टेमन बता रहा है, उसको दिखाया गया है. एंड इसको यहाँ से अगर आप कट कर देते हैं ट्रांसफर सेक्शन में, देन दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर. कि आपने इसको यहाँ से कट कर दिया तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है. सो चलिए अब ये वाला जो डायग्राम है जहाँ पर हमें इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करना है, उसको हम एक बार जूम करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा. चलिए, सो एंथर जैसे मैंने आपको बताया ये टेट्रागोनल होगा, 4 साइडेड स्ट्रक्चर होगा जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं. इसके पास आपके माइक्रोस्पोर्स होंगे कॉर्नर पर. ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो एंथर होता है उसके पास 2 लोब प्रेजेंट होते हैं. आप देखिए, एक लोब ये वाला होगा एंड एक लोब ये वाला होगा. तो यहाँ पर कितने लोब हो गए, 1 लोब एंड 2 लोब. यहाँ पर 2 लोब आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे. सो दीज आर 2 लोब्स इन द एंथर, सो बाइलोब्ड इन नेचर. बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2. सो आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो है आपका बाइलोब्ड है नेचर में. ठीक है, सो 2 लोब है एंथर में, सो इट इज बाइलोब्ड इन नेचर. बाइलोब हो गया नेचर में भाई, बाई मीन्स 2, लोब मतलब कंपार्टमेंट. अब यहाँ पे हमें टोटल 2 कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल रही है, 1 एंड 2. सो इसको आप लोग क्या बोल देंगे कि दिस इज बाइलोब्ड इन नेचर. इसके बाद अब यहाँ पर इन लोब्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, 1 लोब एंड 2 लोब. सो यहाँ पर जो एक लोब है उसके पास 2 थैका प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक थैका यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा. ठीक है, अगर आप इसको काउंट करेंगे, सो एक थैका यहाँ, एक थैका यहाँ. ठीक है, 1 और 2 हो गए. यहाँ पर एक लोब में कितने थैका हो गए, यहाँ पर एक लोब में हो गए हैं 2 थैका. सो इसलिए आप क्या कहते हैं, ये कैसा है आपका डायोथीशियस है. और अगर आप इसके टोटल थैका काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4. सो यहाँ पर आपको टोटल 4 थैका देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि एक लोब के पास जो होता है उसके पास 2 थैका होते हैं या फिर कंपार्टमेंट होती है. इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, दिस इज डायोथीशियस इन नेचर एंड द टोटल थैका आर 4. आपके जो थैका होंगे वो कितने देखने के लिए मिलेंगे, आपको 4 थैका इन टोटल देखने के लिए मिलेंगे. अब हमने एक चीज और पढ़ी थी यहाँ पर कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जिसको आप क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डेहेसेंस कहते हैं, जो कि इसके लेंथ वाइज होती है और 2 थैका को सेपरेट करती है आपस में. कि ये जो आपके 2 थैका है इनको सेपरेट करने का काम करेगी. सो ये लाइन ऑफ डेहेसेंस है, यहाँ पर देखिए इन 2 थैका को ये सेपरेट आउट करने का काम कर रही है. आई थिंक दिस इज ओके. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज लाइन और पढ़ी थी हमने कि जो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो डेवलप होते हैं फर्दर इन द पोलन सैक. मतलब यहाँ पर आपको पोलन सैक देखने के लिए मिलेंगे जिनके अंदर आपको फिर पोलन ग्रेन देखने के लिए मिलेंगे. आई थिंक आपको ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये जो थैका वाला क्वेश्चन है बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका पोलन ग्रेन है उसके अंदर कितने लोब्स होते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को कितने थैका देखने के लिए मिलते हैं. सो नेक्स्ट इज अवर, अब हमने क्या पढ़ा, देखिए अब हमने यहाँ पर एक नई चीज और पढ़ ली कि जहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर पोलन सैक बनेंगे जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे. अब पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन है हमारा मेल गैमेटोफाइट. में यहाँ पर लिख देती हूँ, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, पोलन ग्रेन हमारा मेल गैमेटोफाइट है और मेल गैमेटोफाइट ही हमें बनाना है. तो अब वो बनेगा किस तरीके से, हमें वो स्ट्रक्चर जो है उसका स्टडी करना होगा, किस तरीके से बनेगा वो भी देखना होगा. तो कहाँ पर बनेगा हमें वो भी स्टडी करना होगा. तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम.
ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को चलिए हम स्टडी करते हैं. So, structure of microsporangium in a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. ये आपको नियर सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा आउटलाइन में कि ये जो है आप लोगों को सर्कल जैसा लगेगा. इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. यहाँ पर आपको 4 वॉल लेयर्स देखने के लिए मिलती है. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम. यहाँ पर आप लोगों को ये 4 लेयर्स देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, फर्स्ट आ जाती है आप लोगों की एपिडर्मिस. सो इट इज सिंगल सेल थिक एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर. ये आप लोगों के सिंगल सेल थिक होती है और कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है. इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर. आउटर मोस्ट लेयर होगी. एपी मतलब बाहर वाली, डर्मिस मीन्स लेयर. सो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होगी जो कि आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी. इट हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. जिस टाइम पे आप लोगों के पोलन को रिलीज होना है उस टाइम में ये एंथर की डेhiscence में हेल्प करती है. सो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बिल्कुल आउटर लेयर ऐसे देखने के लिए मिलेगी जिसको आप क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. और ये सिंगल सेल थिक होती है. ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज द आउटर लेयर. ठीक है, मैं बस आउटर लिख रही हूँ यहाँ पर. दिस इज आउटर लेयर. इसके बाद यहाँ पर हमारी आएगी सेकेंड लेयर, दैट इज एंडोथीशियम. सो दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस. ये आप लोगों को एपिडर्मिस के नीचे देखने के लिए मिलेगी. अगेन ये भी आपकी सिंगल सेल थिक होती है. एंडोथीशियम becomes hygroscopic in nature due to presence of fibrous thickening. मतलब यहाँ पर जो है ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो भी आपका सब्सटेंस है वो आसपास का जो उसका इन्वायरमेंट है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे या फिर वाटर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट सब्सटेंस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. सो जो यहाँ पर एंडोथीशियम होती है वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है. जो उसके आसपास वाटर की प्रेजेंस होगी उसको वो अपनी साइड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी एंड देन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी. सो इट हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंथर है उसके डेhiscence में हेल्प करेगी और पोलन को रिलीज भी करवाएगी. एंड ऑल्सो वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर. एंड अगेन ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करेगी. यहाँ पे मैं इसको आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ. अगेन यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगी, एपिडर्मिस के नीचे आप लोगों को यहाँ पर एंडोथीशियम देखने के लिए मिलेगी. दिस इज एंडोथीशियम. यहाँ पर इससे नीचे वाली जो लाइन है ये एक नोट का पॉइंट है जो कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक. सो हाइग्रोस्कोपिक refers to the substance ability to attract and absorb water molecules. कि यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस है उसकी एबिलिटी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको किस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहां से वो वाटर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है. अब यहाँ पे हमने कितनी लेयर्स पढ़ी थी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4 लेयर. एंड इस स्लाइड में हमने कितनी लेयर पढ़ ली है, 2 लेयर्स पढ़ ली है. फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम. तो चलते हैं अपनी थर्ड लेयर की साइड, दैट इज द मिडल लेयर. सो अब यहाँ पर देखिए, मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स. जो आपकी मिडल लेयर होती है वो पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है. दिस लेयर इज 1 और 2 3 सेल थिक स्ट्रक्चर. ये आपकी 1 से 3 सेल थिक हो सकती है. ठीक है, जैसे आप लोगों की एपिडर्मिस 1 सेल थिक थी, एंडोथीशियम भी यहाँ पर 1 सेल थिक थी, बट जो आपकी मिडल लेयर होती है वो यहाँ पर आपको 3 सेल थिक मिल सकती है. अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूंगी तो दैट इज 3 सेल थिक स्ट्रक्चर. 1, जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 सेल थिक ही हो, ये 1 से 3 सेल थिक कितनी भी हो सकती है. यहाँ पर मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 सेल थिक बना देती हूँ. सो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि दिस इज द मिडिल लेयर
and this is 1 2 3 सेल थिक। ठीक है, ये आपको 1 2 3 सेल थिक देखने के लिए मिलेगी। सेल्स ऑफ दिस लेयर आर शॉर्ट लिव्ड एफिमेरल। एफिमेरल क्या होता है? जिन सेल्स की या फिर जिन भी चीजों की लाइफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है उसको आप एफिमेरल कहते हैं। सो द सेल्स ऑफ मिडिल लेयर आर शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहती है। दैट्स व्हाई आप इनको क्या कहेंगे कि दीज टाइप ऑफ सेल्स आर एफिमेरल टाइप ऑफ सेल्स। इट डीजनरेट एट मैच्योरिटी, ये आपकी मैच्योरिटी पे डीजनरेट हो जाती है। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। अब ये क्या काम करेगी? एक तो आप लोगों का यहाँ पे ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, और क्या करेगा, यहाँ से जिस टाइम पे आपके पोलन को रिलीज होना है उस टाइम में ये एंथर के डेhiscence में हेल्प करेगी। इसके बाद हमारी फोर्थ लेयर आ जाती है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज नोन एज द टैपेटम। सो टैपेटम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर विच एक्ट एज द न्यूट्रिटिव लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर का फंक्शन आपका यहाँ पर परफॉर्म करती है। पोलन सैक आर सराउंडेड बाय टैपेटम, जो पोलन सैक होंगे वो आपके टैपेटम से सराउंडेड होते हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये आपके जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको नरिश करने का काम यहाँ पर करेगी। इट रिलीज एंजाइम, कैलेज, हॉर्मोन्स, पोलन किट सब्सटेंस एंड स्पोरोपोलेनिन, ये यहाँ पर एंजाइम को रिलीज करवाने का काम करवाएगा। यहाँ पर हॉर्मोन्स भी टैपेटम की वजह से आप लोगों के रिलीज होंगे। जो पोलन किट सब्सटेंसेस वगैरह हैं वो भी टैपेटम के थ्रू रिलीज होंगे, एंड स्पोरोपोलेनिन को भी वो यहाँ पर रिलीज करवाने का काम करेगा। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. So जो यहाँ पर सेल ऑफ टैपेटम होती है उनके पास एक तो डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगी, बट हाँ सॉरी, बहुत सारे केसेस में आपको वन न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर हम एक नोट का पॉइंट देख लेते हैं कि जो मिडल लेयर होती है और टैपेटल लेयर होती है वो जब आपका एंथर मैच्योर हो जाता है उस टाइम पर एब्सेंट होती है। ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों को मिडल लेयर एंड टैपेटल लेयर देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो चलिए चलते हैं अपने डायग्राम पे जो हमने अभी बनाया था। तो यहाँ पर आपको अब सबसे अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक मिलेगी टैपेटम। ठीक है, टैपेटम क्या होती है? दिस इज द इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर, और इसके पास यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है और ये न्यूट्रिटिव होती है आप लोगों के नेचर में। सो आप लोगों को इस तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके स्ट्रक्चर में ये 4 लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलिए अपने डायग्राम की साइड चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंथर को आपने यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन में जब कट कर दिया है तो अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको जो एंथर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इसकी लेयर्स को स्टडी करेंगे जैसे कि हमने पढ़ाया था, यहाँ पर क्या होंगे, 2 लोब होंगे, 1 लोब ये होगा, सेकंड लोब ये होगा, एक लोब के अंदर 2 थैका प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वाला लोब जो है ये इधर वाला, सो यहाँ पे 1 थैका 2 थैका, यहाँ पर भी 1 थैका एंड 2 थैका। सो टोटल यहाँ पर लोब कितने हो गए बच्चा? लोब हो गए यहाँ पर 2, एंड जो यहाँ पर थैका होंगे वो कितने हो जाएंगे? थैका हो जाएंगे इन टोटल यहाँ पर 4, बिकॉज 2 इन ईच लोब। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद अब आप लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आप लोगों की कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इन लेयर्स को हमने क्या करा है, इसको एनलार्ज करके दिखा दिया है। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको आप एपिडर्मिस बोलेंगे, उससे एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर उसको एंडोथीशियम बोलेंगे,
उसके नीचे वाली फिर आ जाएगी मिडिल लेयर, जो कि आपकी 1 to 3 होती है इन नंबर। इसके अंदर फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, एंड देन यहाँ पर सबसे अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो हो जाती है आप लोगों की टैपिटम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी लेयर कहाँ पर किस तरीके से अरेंज है और आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेंगी। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जो टैपिटम है उसके पास एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। सो कैन यू थिंक हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड? क्या आप लोगों ने सोचा है जो आपकी टैपिटल सेल है वो किस टाइम पर यहाँ पर बाइन्यूक्लिएटेड हो जाएगी? तो सेल्स ऑफ द टैपिटम समटाइम्स अंडरगो माइटोसिस सच दैट द न्यूक्लियर डिवीजन occur, but the cytoplasm does not divide. Thus, the tapetal cell may become binucleated or multinucleated. अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो आपकी टैपिटम है, ठीक है, ये मैं इसको टैपिटम को बना रही हूँ, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो यहाँ पर सेपरेट हो गई, बट यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म था वो सेपरेटेड नहीं हो पाया, ठीक है। साइटोप्लाज्म नॉट सेपरेटेड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो सेल होगी, सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर यहाँ पर दो न्यूक्लियस आ जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी टैपिटम लेयर है वो बाइन्यूक्लिएटेड हो सकती है। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा प्रोसेस होगा, अगर मोर देन वन टाइम ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा जहां पर आपके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे बट आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो वो जो कंडीशन होगी वहां पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो सेल है वो हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों की मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए व्हेन द एंथर इज यंग, जब आप लोगों का एंथर यंग है, बिल्कुल न्यू है, द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब एंथर यंग है उस टाइम पर यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, एक जैसी, होमो मतलब बिल्कुल सिमिलर, तो एक जैसी सेल्स का एक मास देखने के लिए मिलेगा जो कि सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा आप लोगों के, ठीक है। सेंटर को ऑक्यूपाई करता है उसको आप क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। किसके सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक जो होते हैं उनके सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, एंड इसी टिश्यू को आप क्या कह देते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है यही आगे जाके आपका बनाता है पीएमसी या फिर एमएमसी, मतलब पोलन मदर सेल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर ये जो डायग्राम है आप इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। इसके बाद में डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको भी अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम को स्टडी करेंगे तो आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, सो दिस इज नियर सर्कुलर होगा आउटलाइन में, और यहाँ पर 4 लेयर प्रेजेंट होंगी। 4 लेयर कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट इज यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपिटम। अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, सो एपिडर्मिस ये वाली, दिस इज द आउटर लेयर सिंगल सेल थिक, ठीक है, आउटर लेयर होती है और सिंगल सेल थिक होती है। इसके बाद यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे आ जाती है एंडोथीशियम, दैट इज बिलो द एपिडर्मिस, एंड दिस वन इज आल्सो सिंगल सेल थिक। इसके बाद आप लोगों को मिडल लेयर देखने के लिए मिलेगी, ये आप लोगों को बिलो एंडोथीशियम देखने के लिए मिलेगी, और ये आप लोगों की 1 2 3 सेल थिक हो सकती है।
इसके बाद जो फोर्थ लेयर है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलती है, फोर्थ लेयर होती है यहाँ पर बेटा टेपिटम। टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर। आप लोगों को इनका अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, सबसे पहले एपिडर्मिस आएगी बाहर की साइड, उसके बाद एंडोथीशियम आएगी, देन मिडल लेयर आएगी एंड देन टेपिटम आएगी। अब ये जो टेपिटम वगैरह है, इनका फंक्शन क्या होगा, सो चलिए इनके फंक्शन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है एंड मिडल लेयर है, ये तीनों एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। एक तो ये प्रोटेक्शन करवाएंगे आपके पोलन सैक वगैरह का, एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन। एंड जिस टाइम पे आपके पोलन को रिलीज करना है, उस टाइम में आपके एंथर की ब्रेस्टिंग में हेल्प करेंगे, दैट मीन्स डेhiscence ऑफ द एंथर में ये आप लोगों का हेल्प करेंगे। इसके बाद जो हमारी लास्ट लेयर थी, दैट इज द टेपिटम। तो टेपिटम क्या होती है, सो क्लोजेस्ट टू द डेवलपिंग पोलन। डेवलपिंग पोलन के जो सबसे पास लेयर होती है, वो आप लोगों की कौन सी होती है, टेपिटम होगी। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन, और ये आपका जो डेवलपिंग पोलन है, उसको यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, और इनके पास आपको एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो देखने के लिए मिलती है। अभी इससे लास्ट स्लाइड जो थी, से प्रीवियस स्लाइड, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस आपको किस कंडीशन में देखने के लिए मिलेगी, जब न्यूक्लियस तो सेपरेट हो जाएगा बट जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, उस टाइम आप लोगों को एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये यहाँ पर आपके टोटल 4 इन नंबर होते हैं, जो कि आगे चल के आपका पोलन सैक बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पोलन सैक, सेकंड पोलन सैक, थर्ड पोलन सैक एंड फोर्थ पोलन सैक। अब ये जो पोलन सैक होते हैं, पोलन सैक के मिडिल में, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जो पोलन सैक का मिडल होता है, यहाँ पे ऐसे होमोजीनस जो सेल्स होती है, यहाँ पर होमोजीनस जो सेल्स होती हैं, वो इस सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वन मोर पॉइंट और क्या है, जो मैच्योर एंथर होता है, वहां पर मिडिल लेयर और टेपिटम जो होती है वो एब्सेंट होती है, और रेदर देन जो और लेयर्स होंगी वो प्रेजेंट होगी। स्पोरोजेनस टिश्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया है, व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर जो होगा वो यंग कंडीशन में होगा। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज टाइटली पैक्ड होमोजेनस सेल्स, एक टाइटली पैक्ड होमोजेनस सेल्स होंगी, जो कि होमो मतलब सेम, तो ऑल सेल्स आर सिमिलर, सिमिलर टाइप की सारी सेल्स होंगी, जिसको आप क्या बोल देते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलेंगे, और वो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक जो है उसके सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा। ये आप लोगों के पोलन सैक हैं, जो कि 4 होते हैं नंबर में। इन पोलन सैक के सेंटर को यहाँ पे इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है। एक जैसी सेल्स होती हैं, जिनको आप क्या कह देते हैं, उनको आप बोल देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, आई थिंक आप लोगों को माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ओके, हमने अभी तक यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर की, आपका जो फ्लावर है वो किस तरीके से डेवलप होगा, ठीक है। अब ये जो फ्लावर था, जब वो डेवलप हो गया था, वहां पर मेल पार्ट आया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आया। हम आज वाला जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर मेल पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन के पास क्या होता है, यहाँ पर एक तो होता है फिलामेंट, एंड सेकेंड थिंग क्या होती है, यहाँ पर होता है इसके पास एक एंथर। जो फिलामेंट है वो सिलेंडरी एक स्टॉक होता है, जिसको आप फिलामेंट बोल देते हैं, एंड जो एंथर होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है बाइलोब्ड इन नेचर। आप लोगों को बाइलोब्ड ये देखने के लिए मिलेगा। बाइलोब होने के साथ साथ यहाँ पर अब हमने क्या पढ़ा, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, बाइलोब्ड पढ़ा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर नियर बाय सर्कुलर होता है, बाइलोब्ड होता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो एंथर है, इसके अंदर
माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोगों के क्या बनेंगे, पोलन सैक जो है बनते हैं। पोलन सैक के अंदर यहाँ पर आप लोगों के पोलन ग्रेन्स बनेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों का ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ लिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के पास होंगे माइक्रोस्पोर, एंड इन माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बनेगा, आप लोगों का यहाँ पे बनेगा पोलन ग्रेन, जो कि आप लोगों का क्या होता है, ये होता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को ये पोलन ग्रेन देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने यहाँ तक स्ट्रक्चर देख लिया कि कहाँ पर माइक्रोस्पोर है, कहाँ पर क्या है। अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, कि जो आपका पोलन ग्रेन है वो किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगा। सो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज, जहाँ पर आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप उसको कहते हैं। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो यही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए अब यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर पोलन सैक आप उसको बोल सकते हैं। अभी मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि जिस टाइम पर आपका जो एंथर है वो यंग है, तो यहाँ पर आपकी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स होती हैं, जिसको वहां पर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या फिर पोलन सैक है, उसके पास स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड होगा, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास सेल्स रहेंगी और एक जैसी सेल होंगी, मतलब होमोजेनस सेल्स होंगे। अब ये जो स्पोरोजेनस सेल है बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर स्पोरो, लेट मी टेक अनदर कलर, यहाँ पर जो है स्पोरोजेनस सेल है, स्पोरोजेनस सेल से यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, MMC या फिर PMC, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर आप लोगों का पोलन मदर सेल, आप लोगों का यहाँ पर ये बन जाएगा। दे आर डिप्लॉयड, ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब जो स्पोरोजेनस सेल्स है वो भी 2n वाली कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगी, और MMC और PMC भी आपको 2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दे एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यहाँ पर आपको कौन सा डिवीजन देखने के लिए मिलेगा, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करवा देंगी। अब ये जो MMC या PMC है, इसके अंदर फिर आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर होगा बेटा मियोसिस, एंड मियोसिस होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्रा मतलब 4, सो यहाँ पर 4 सेल वाले टेट्राड की ये फॉर्मेशन करवा देगा। इनसाइड द पोलन सैक माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले होगा माइटोसिस, देन होगा मियोसिस, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। अब यहाँ पे जो आप लोगों की स्पोरोजेनस टिश्यू होती है, उसके जितने भी सेल होंगी वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने की कैपेबल होती है, मतलब जितनी भी सेल है सारी की सारी माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकती है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन, तो इसको आप क्या बोल देंगे, दीज सेल्स आर द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड आप उनको और क्या बोल सकते हैं, दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है,
जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो वो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि आपका वो प्रोसेस जिसमें आपका पोलन मदर सेल मतलब पीएमसी बनती है, उसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब यहाँ पर आप लोग क्या बोलेंगे? दैट इज पीएमसी या फिर एमएमसी, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे आपका किसका बनना? यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का बनना, उसको आप लोग क्या कह देते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसको आप लोग बोलेंगे दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि पीएमसी और एमएमसी में जब आपका मियोसिस वाली कंडीशन आएगी, मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन, जहां पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हाफ हो जाता है, एंड जब ये हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो द माइक्रोस्पोर आर as they are formed are arranged in cluster of 4 cells। ये यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ 4 सेल बना देता है, जिसको आप क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसको आप यहाँ पर बोलते हैं। एज द एंथर मैच्योर, आपका जो एंथर है वो धीरे धीरे मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद अब यहाँ पर उसमें डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द वाटर, मतलब जो वाटर है वो वहां से निकलने लग जाएगा, रिमूव होने लग जाएगा। वाटर की कमी की वजह से यहाँ पर क्या होगा? माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर। जो यहाँ पे ऐसे क्लस्टर बना था ना, अब ये क्लस्टर हट जाएगा और ये जो आपके माइक्रोस्पोर होंगे आप लोगों को इस तरीके से अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन, एंड देन ये पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। Inside each microsporangium, several thousand of microspores और pollen grains are formed। जो आप लोगों का ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर आपके बहुत सारे यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके रिलीज हो जाते हैं विद द डेसेंस ऑफ द एंथर। जिस टाइम पर आपका जो एंथर है वो ब्रस्ट करेगा, उस टाइम पर यहाँ से जो पोलन ग्रेन जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे। आई थिंक आपको जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको आप लोगों को एक डायग्राम से समझा देती हूँ। चलिए देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जैसे मैंने आपको क्या बताया, व्हेन एंथर इज यंग, तो यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब टाइटली पैक्ड सेल्स होती है, एक जैसी सेल होंगी सारी की सारी, इसलिए आप उनको क्या बोल देंगे? होमोजेनस सेल बोल देंगे। जो होमोजेनस सेल होती है, ठीक है, कॉम्पैक्टली, और जो यहाँ पर इसके सेंटर को यहाँ पे इस तरीके से फिल करती है, उनको आप लोग क्या कह देते हैं? दिस इज नोन एज द स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई कर लिया। सेंटर को ऑक्यूपाई करने के बाद क्या होगा? ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होती है, इनको आप क्या बोलेंगे? दीज आर द पोटेंशियल पोलन। मतलब जितनी भी यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे या सेल्स होंगी, वो क्या कर सकती है? यहाँ पर पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। अब ये जो पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन है, यहाँ पर इसके बाद क्या होगा? पीएमसी के अंदर मियोसिस होगा और आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड आप लोगों को मिल गया। अब ये जो प्रोसेस है जो कि है यहाँ पर आप लोगों का पीएमसी के अंदर यहाँ पर क्या होना? मियोसिस होना, ठीक है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना, उस प्रोसेस को आप लोग क्या कह देते हैं? उसको आप कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर याद क्या रखना है आपको? जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो डिप्लॉयड होगा, वहां पर 2n कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पोलन मदर सेल होगी अगेन वो डिप्लॉयड होगी, वहां पर भी आप लोगों को डिप्लॉयड कंडीशन मतलब 2n कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। पोलन मदर सेल के अंदर जब मियोसिस हो जाएगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2n से n हो जाएगा। मतलब जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है। सो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो यहाँ पर 2n कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस टाइम पे आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, जो कि एक क्लस्टर होता है 4 माइक्रोस्पोर्स का, वहां पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हाफ होके हो जाएगा n। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड तो अब बन गया,
ठीक है, जो कि आपका हाफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब ये कैसा हो गया है, ये यहाँ पर हैप्लॉइड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर एंथर जो है वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगा और फिर डिहाइड्रेट होने लगेगा, मतलब यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होने लग जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था, जो एक दूसरे के साथ क्लस्टर्ड था, वो यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएगा, एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन, एंड देन वो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है फॉर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द प्लॉइडी लेवल इन द पोलन सेल। तो स्पोरोजेनस सेल्स का मैं आपको प्लॉइडी लेवल बताया, वो आप लोगों को 2n मतलब डिप्लॉइड देखने के लिए मिलेगा। पीएमसी अगेन 2n मतलब डिप्लॉइड देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोस्पोर सेल ऑफ द टेट्राड, यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हाफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को मियोसिस देखने के लिए मिलेगी। चलिए एक वन मोर स्लाइड है इसी सेम टॉपिक को आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि जितनी भी सारी चीजें हैं आपके लिए क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो कि डिप्लॉइड होता है, वो क्या बन जाता है, पीएमसी या फिर एमएमसी, मतलब पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है, बन जाएगा, जो कि अगेन डिप्लॉइड होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पोरोजेनस सेल से जब पीएमसी बनता है, यहाँ पर होता है माइटोसिस। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, पीएमसी या फिर एमएमसी, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, उसके अंदर मियोसिस होगा एंड देन माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि कैसा हो जाएगा आपका हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट से हाफ हो जाता है। सो यहाँ पर 2n से आपको n मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड वाली कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू बिकम्स पीएमसी और एमएमसी थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, पीएमसी के अंदर अब पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, जिसके बाद आपको माइक्रोस्पोर डायड देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा, जिसमें कि आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो सेल्स है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगी, ठीक है, ये पूरा एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देता है। टेट्राड बनाने के बाद अब यहाँ से जो एंथर है वो धीरे धीरे मैच्योर होने लग जाएगा। एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा। उसके बाद जो माइक्रोस्पोर है वो डिसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से एंड देन वो डेवलप हो जाएंगे इनटू द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में वो डेवलप हो जाएंगे और जो पोलन ग्रेन है वही होता है आप लोगों का मेल गैमेटोफाइट। और ये कब होंगे, रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन को ही रिलीज करना होता है, बिकॉज पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। सो लेटर रिलीज ड्यूरिंग द डेhiscence ऑफ द एंथर। जिस टाइम पे आपके एंथर की ब्रस्टिंग होगी उस टाइम पर यहाँ पर आप लोगों का जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या इवेंट्स होंगे। अब आप लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आप लोगों का बन क्या रहा है, यहाँ पर बन रहा है आप लोगों के पोलन ग्रेन। सो अब ये जो पोलन ग्रेन है भाई, अब हमें उसका स्ट्रक्चर भी तो स्टडी करना होगा। हमने मेल गैमेटोफाइट तो बना दिया, बट जो मेल गैमेटोफाइट है वो हमारा देखने में किस तरीके का है या फिर क्या क्या फंक्शन वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। सो चलिए लेट वी स्टडी द पोलन ग्रेन। Pollen grain is the male gametophyte. The pollen grain represents the male gametophyte. ये male gametophyte को represent करता है। If you touch the open anther of the hibiscus, अगर आप एक hibiscus flower लेते हैं और उसके जो open anther होते हैं उनको touch करेंगे और any other flower, you would find deposition of yellowish पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। सो आप लोगों को कुछ पाउडर टाइप फील होगा अपनी फिंगर्स पर, एंड ये जो पाउडरी टाइप का फील होता है आपको फिंगर पर येलोइश टाइप का, वही होते हैं बेटा आप लोगों के पोलन ग्रेन। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो पोलन ग्रेन है उनको स्प्रिंकल करना है इन द ड्रॉप ऑफ वाटर पे और उनको एक ग्लास स्लाइड पर लेना है और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है स्टडी करेंगे। जब आप उनको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे सो आप लोग यहाँ पर अमेज्ड हो जाएंगे, बिकॉज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो आपके अलग अलग साइज के होंगे।
शेप के होंगे, कलर के होंगे और डिजाइन के होंगे। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, देखिए जैसे ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है। आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आप लोगों की यहाँ पर जो स्पीशीज है पोलन ग्रेन की अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, पोलन ग्रेन अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर आपको एक वास्ट वैरायटी देखने के लिए मिलेंगी इन देयर स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड कलर। ओके, चलिए हम इसको और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वहां पर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डायमीटर वगैरह क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। सो द पोलन ग्रेन, द मेल गैमेटोफाइट, द पोलन ग्रेन आर जनरली spherical measuring about 25 to 50 micrometer in diameter। ये आपका 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। द मैच्योर पोलन ग्रेन, जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है, रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द स्ट्रक्चर दैट हैज द मेल गैमेट, इसके पास ही यहाँ पर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। इट इज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, यहाँ पर दो लेयर होती है इसकी वॉल की, एक होती है एक्साइन, सेकंड होती है इंटाइन। तो यहाँ पर जो आप लोगों को एक्साइन देखने के लिए मिलेगी, उसके जो फीचर्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं हम। आउटर लेयर होगी, दिस इज द हार्ड आउटर लेयर, थिक होती है, रिजिड होती है एंड इज फॉर्म्ड बाय द स्पोरोपोलेनिन। और ये किससे बनी हुई होती है, ये आपके स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो स्पोरोपोलेनिन है वो आज तक का सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अभी तक पता चल चुका है। ठीक है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल आप इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में रह सकते हैं, एल्कली में भी रह सकते हैं। ठीक है, और अभी तक कोई भी ऐसी एंजाइम फाउंड नहीं हुई है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नॉन। दैट्स व्हाई ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आप लोगों का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि अभी तक हमें पता चला है। बिकॉज ये कहाँ रह सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर भी रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर भी रह सकता है, और ये क्या है, ये किसी भी चीज से अभी तक डिग्रेड होने वाली प्रॉपर्टीज की पता नहीं चली है। That's why it is the most resistant organic material and ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। Okay? The exine exhibit a fascinating array of pattern and design, जो यहाँ पर आपका एक्साइन है उसके पास बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं, डिजाइन्स भी होती हैं। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट टेम्परेचर, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, उसके पास एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है कॉल्ड जर्म पोर, जिसको आप क्या कहते हैं, जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, वहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक पोलन ग्रेन है, ये उसकी आउटर वॉल है, ये इसकी इनर वॉल है। यहाँ पर आउटर वॉल जो है एक्साइन, एक्साइन के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। स्पोरोपोलेनिन कैसा है बेटा, यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होगा बट एट सम पॉइंट स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट हो जाता है, तो वो जो पॉइंट होता है उसको आप क्या कह देते हैं, उसको आप कहते हैं जर्म पोर। अब ये जर्म पोर है बट ये क्या करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोजल। आप लोगों के जो पोलन ग्रेन है उनको आप फोजल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, बिकॉज यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होती है। अब कुछ भी चीज को आप प्रिजर्व कर पाएंगे जब वो डिग्रेड ना हो। और हमने क्या पढ़ा, जो स्पोरोपोलेनिन होती है उसके पास एक मतलब ये अभी तक का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि पता चल चुका है, जो कि किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता, हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी सर्वाइव कर सकता है एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली मटेरियल भी ये सर्वाइव कर सकता है। इन सभी के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। दैट्स वाई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको आप फोजल्स की तरह यहाँ पर प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन वॉल इंटाइन comes out through any other germ pore during the germination of pollen grain in the form of pollen tube। अब देखिए ये जो अंदर वाली लेयर है दैट इज इंटाइन,
और ये जो इंटाइन लेयर होती है, यहाँ से ही आप लोगों का जो फ्लावर होता है उसके अंदर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एक्साइन है ये तो काफी हार्ड है। अब भाई यहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो रिलीज कैसे होगी? तो यहाँ पर जब ये रिलीज होती है, उसको रिलीज करवाने के लिए यहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे इस जर्म पोर से जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, यहाँ पर क्या करवा देती है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवा देती है। और यही आपका यहाँ पर इसका फंक्शन हो जाता है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, कि पोलन ट्यूब को यहाँ पर वो इससे बाहर निकलवाने में हेल्प करेगी। एक्साइन हमने देख लिया, चलिए हम नेक्स्ट जो हमारी लेयर है उसको स्टडी कर लेते हैं, दैट इज द इंटाइन। सो द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो इनर वॉल होती है पोलन ग्रेन की उसको आप इंटाइन कहते हैं। इट इज थिन, सॉफ्ट, कॉन्टिन्यूअस एंड इलास्टिक इन नेचर। थिन होती है, सॉफ्ट होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है और इलास्टिक होगी नेचर में। इट इज कॉल्ड इंटाइन, इसको आप इंटाइन बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज और पेक्टोसेलुलोज। ये आपके पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है, या फिर एक साथ आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज फॉर्म ऑफ द पेक्टियोसेलुलोज। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। ओके, दैट मीन ये वाली जो लेयर है दैट इज एक्साइन, इसके अंदर यहाँ पर होगी इंटाइन, और इंटाइन के बाद जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये जो इस पोलन ग्रेन के अंदर फिल है, ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको आप क्या कह देते हैं यहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Okay, when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell। अब देखिए ये है आप लोगों का यंग पोलन। अब क्या होगा, ये जो आप लोगों का यंग पोलन है ये होगा मैच्योर, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मैच्योर होगा, मैच्योर पोलन फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर दो सेल बन जाएगी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके अंदर माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दो सेल देखने के लिए मिलती है। एक बिग सेल देखने के लिए मिलेगी जिसको आप वेजिटेटिव सेल कहते हैं, एंड दूसरी सेल जो होगी आप लोगों को स्मॉल देखने के लिए मिलेगी, जिसको आप बोल देते हैं जनरेटिव सेल। आई थिंक आपको जो एक्साइन और इंटाइन है, मतलब मेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। सो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैंने पूरी जो आपका पोर्शन है इसको समराइज कर दिया है। देखिए पोलन ग्रेन इज स्फेरिकल 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पर आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसकी टू लेयर्स होती है, एक्साइन होती है एंड इंटाइन होती है। एक्साइन हार्ड होगी, आउटर लेयर होगी, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। ये स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है। स्पोरोपोलिन का मैंने क्या बताया था, ये अभी तक का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि आप लोगों का हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। और अभी तक कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं पता चली है जो कि आपके स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए। दैट्स व्हाई आप लोगों का क्या होता है कि जो आपके पोलन है उनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज द फॉसिल्स। ओके, और यहाँ पर जो आपका एक्साइन है, एक्साइन की वजह से ही आप लोगों को जो आपकी पोलन ग्रेन होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, या जो उनके पैटर्न है वो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। एक्साइन के बाद इंटाइन आता है। इंटाइन इज इनर होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, जो कि आपके सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनी हुई होती है, या फिर आप इसको एक साथ क्या कह सकते हैं, दिस इज द पेक्टोसेलुलोज। अब जो आपकी एक्साइन थी, एक्साइन पे सब जगह स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है, बट कुछ पोर्शंस यहाँ पर ऐसे होते हैं जहां पर जो स्पोरोपोलिन नाम का सब्सटेंस है वो एब्सेंट होता है। उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोल देते हैं जर्म पोर। सो व्हाट इज जर्म पोर? सो रीजन ऑफ द ऑन द एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। एक्साइन का वो पोर्शन जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा उसको आप लोग क्या बोल देंगे, दिस इज द जर्म पोर। अब भाई ये जर्म पोर प्रेजेंट है, अब ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जगह पे आप लोगों का स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है? सो उसका फंक्शन क्या होगा, दैट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, व्हाइल पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। जब आप लोगों का जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पर जाएगा,
देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, दिस इज द स्टिग्मा। अब यहाँ पर आपका जो पोलन ग्रेन है उसको यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्साइन है, एक है यहाँ पर इंटाइन। अब ये जो इंटाइन है, इंटाइन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, इंटाइन के थ्रू यहाँ पर पोलन ट्यूब जो है रिलीज होती है। अब अगर ये एक्साइन है, ये हार्ड होगी, तो जो इंटाइन से जो आप लोगों का वो आ रही है पोलन ट्यूब, वो कैसे रिलीज आउट होगी। दैट्स व्हाई ये जो एक्साइन होता है, यहाँ पर कुछ स्पेसेस पे आप लोगों का जो स्पोरोपोलेनिन है वो एब्सेंट होता है, एंड जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। उसी के थ्रू यहाँ पर इंटाइन से आप लोगों की इस तरीके से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए अब एक नोट का पॉइंट है, ईच ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन थाउजेंड ऑफ पोलन। यहाँ पर जो आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके पास थाउजेंड ऑफ पोलन आते हैं, विच आर रिलीज्ड व्हेन एंथर इज डेhiscence। और ये कब रिलीज होंगे, जब एंथर की ब्रस्टिंग होगी, उसके अंदर डेhiscence वाले फीचर्स होंगे, उस टाइम पर आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो था हमने स्टडी करा, अब तक क्या स्टडी करा, दिस इज द यंग पोलन। अब हमारे पोलन को मैच्योर होना है। जब हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, उसके पास दो सेल आ जाती है, एक होती है वेजिटेटिव बिग सेल, दूसरी होती है जनरेटिव सेल जो कि स्मॉलर सेल होती है। सो इसके और आप क्या कहेंगे, दिस इज द टू सेल स्टेज। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो आपका पोलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर आपको किस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे बात करी पोलन ग्रेन की, कि ये जो पोलन ग्रेन है एक तो है यंग और दूसरा कैसा है, यहाँ पर मैच्योर। अब ये जो यंग से मैच्योर हो रहा है आप लोगों का पोलन ग्रेन, मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर मैच्योरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, वहां पर कौन कौन सी इवेंट्स आएंगे, चलिए हम उनको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट होगा। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। When the pollen grain gets mature, जब आपका जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर हो जाएगा, वहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से दो सेल आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। इससे प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें एक पोलन जो ग्रेन होती है उसके अंदर आपकी दो सेल प्रोड्यूस हो जाती है, द वेजिटेटिव लार्ज एंड द जनरेटिव स्मॉल, जिसमें कि आपकी दो सेल होती हैं, एक होगी वेजिटेटिव सेल, दूसरी होगी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आप लोगों की लार्ज होती है और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, और उसके पास बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पर फूड जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होती है वो यहाँ पर काफी लार्ज होती है और इरेगुलर साइज की और शेप की होती है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर आप लोगों को स्मॉल देखने के लिए मिलेगी, एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और ये जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहां पर ये फ्लोट करती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये कैसी होती है, यहाँ के न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होगी, जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये वाली जो स्टेज होती है जहां पर आपकी दो सेल आती है, एक जनरेटिव आएगी एंड दूसरी आएगी आप लोगों की वेजिटेटिव सेल। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वहां पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज, वो दो सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, फिर एक जनरेटिव सेल बन जाएगी एंड एक वेजिटेटिव सेल बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑन एंड ओवर क्या बन रही है, आपकी दो सेल बन रही है, इसलिए इसको आप क्या कह देते हैं, दिस इज नोन एज द टू सेल्ड स्टेज। इसके बाद क्या होगा, इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड करती है टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। यहाँ पर क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर ये है आप लोगों की एक मैच्योर पोलन जिसके अंदर दो सेल है, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये वाली है आप लोगों की वेजिटेटिव सेल, ये वाली है आप लोगों की जनरेटिव सेल। अब ये जो
जनरेटिव सेल होती है यहाँ पर अगेन क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। और ये जो जनरेटिव सेल है यहाँ पर दो मेल गैमेट में ये डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर टोटल कितनी सेल है, 1 and 2, तो ये हो जाती है आपकी 2 सेल्ड स्टेज। एंड यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पर कितनी सेल हो जाएंगी, 1, 2 and 3, तो ये कैसी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 3 सेल्ड स्टेज। तो 3 सेल्ड स्टेज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 मेल गैमेट देखने के लिए मिलेंगे और एक वेजिटेटिव सेल देखने के लिए मिलेगी। This mature pollen at 2 or 3 stage is known as the male gametophyte। अब ये जो आपका मैच्योर पोलन है जहां पर या तो आपकी 2 सेल है या फिर 3 सेल है, इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, इसको आप बोल देते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब चलिए हम एक बार ना आपकी बुक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कैसा है, ये है यंग पोलन, ठीक है, यंग है। यंग पोलन से जब आप लोगों का मैच्योर पोलन बन रहा है, मैच्योर पोलन बन रहा है, तो वहां पर क्या क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर होगी वैक्यूल की फॉर्मेशन, वैक्यूल्स फॉर्मेशन, ठीक है, वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा और यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगी या फिर मैं कहूंगी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी। फिर यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो 2 सेल हैं इक्वल सेपरेट आउट नहीं होती है। यहाँ पर ये दोनों सेल कैसी होती है, एक बड़ी होती है एंड एक छोटी होती है। दैट मीन एक लार्ज होती है जिसको आप क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होती है स्मॉल जिसको आप क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पर होता है माइटोसिस। ओके इसके बाद यहाँ पर ये जो है इसको आप क्या कहते हैं, 2 सेल्ड स्टेज आप इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जो 60% एंजियोस्पर्म है यहाँ पर उनमें एंथर जो है वो डेhiscence हो जाता है। बट इन सम केसेस और क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है आप लोगों का वेजिटेटिव सेल एज इट इज रहेगी एंड ये जो आप लोगों की जनरेटिव सेल है यहाँ पर इनटू ये 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव सेल एंड ये जो नीचे 2 है ये क्या हो जाएंगे, मेल गैमेट। अब यहाँ पर टोटल आप लोगों की सेल कितनी हो गई, यहाँ पर टोटल सेल हो गई है आप लोगों की 3 सेल। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द 3 सेल्ड स्टेज। और ये आप लोगों के जो 40% एंजियोस्पर्म होती है वहां पर इस कंडीशन में आपके जो एंजियोस्पर्म है वो अपना पोलन ग्रेन को शेड ऑफ करते हैं। चलिए अब हम इसको भी अच्छे से डायग्राम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों का पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन में आप लोगों को एक्साइन बाहर वाली लेयर देखने के लिए मिलेगी जो कि नॉन कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। उसके बाद इंटाइन मतलब कॉन्टिन्यूअस लेयर देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है आपके पोलन ग्रेन का वो एक सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। यहाँ पे फिर आप लोगों को 2 सेल देखने के लिए मिलती है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक डिवीजन। यहाँ पर क्या होगा, पसेस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यहाँ पे वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा मतलब जिसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप लोगों के क्या है, वैक्यूल्स है। यहाँ पर वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। रिच इन रिजर्व फूड, आपके रिजर्व फूड में रिच होते हैं जिसके अंदर आपको प्रोटीन, फैट और सेल ऑर्गेनेलीज देखने के लिए मिलती है। न्यूक्लियस यहाँ पर लार्ज होगी और इरेगुलर होगी। देखिए यहाँ पे ये जो है वेजिटेटिव सेल की अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपको लार्ज दिखाई देती है। ओके इसके बाद जो जनरेटिव सेल है, सो जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल होगी, स्पिंडल शेप्ड होगी और स्फेरिकल हो सकती है। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और ये जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये फ्लोट करती रहती है। अब यहाँ पर एक नोट का पॉइंट है, आपने देखा एक जो सेल है वो बिग हो रही है, दूसरी जो सेल है वो स्मॉल हो रही है। वेजिटेटिव सेल यहाँ पर बिग है और जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर स्मॉल है। तो ऐसा होता क्यों है?
So this is because due to the asymmetric spindle formation or cell division, because यहाँ पे जो है सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है और जो सेल डिवीजन होता है वो भी यहाँ पर एसिमेट्रिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेटिव सेल जो है वो बिग होती है और जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर स्मॉल हो जाती है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के 60% एंजियोस्पर्म है उसमें ये इस 2 सेल स्टेज में यहाँ पे क्या करेगा, पॉलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल, जिसको आप क्या कह देते हैं, 2 सेल स्टेज कह देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपके 40% एंजियोस्पर्म है वहां पर जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर अगेन माइटोसिस होगा और यहाँ पर उसमें 2 मेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इट विल फॉर्म द 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज आ जाएगी, एक होगी वेजिटेटिव सेल और 2 हो जाएंगे यहाँ पर मेल गैमेट। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 सेल हो जाएंगी इन टोटल, तो इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, 3 सेल्ड स्टेज। और इसी के अंदर ये जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो यहाँ पर शेड ऑफ कर जाता है, या तो आपका 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ करेगा या फिर आपका 3 सेल स्टेज में यहाँ पर शेड ऑफ करेगा। यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, दैट इज द पॉलन ग्रेन। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो पॉलन ग्रेन वगैरह है उनसे कुछ आप लोगों को डिसीज भी हो सकती है। सो पॉलन ग्रेन की एलर्जीज की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज दैट इज पार्थेनियम, amaranthus, Chenopodium cause severe allergies and bronchial एफ्लिक्शंस। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी एलर्जीज भी करवा सकते हैं और ब्रोंचियल एफिक्शंस भी करवा सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सारे पीपल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कुछ पीपल ऐसे होंगे जहां पर आप लोगों को ब्रोंचियल एफ्लिक्शंस या फिर बहुत सारी एलर्जीज जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। या फिर क्या करा सकते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक क्या होता है, जो कि बीमारी आप लोगों को लंबे टाइम के लिए हो जाती है, ठीक है, उसकी आप लोगों को मेडिसिन लेते रहना पड़ता है पूरी लाइफ लॉन्ग। सो यहाँ पर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करवा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का अस्थमा एंड ब्रोंचाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो दोनों है ये रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है, पार्थेनियम जिसका आप लोगों का पार्थेनियम इज द साइंटिफिक नेम, कैरेट ग्रास इज द लोकल नेम। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट केम इनटू इंडिया एज द कॉन्टामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट। यहाँ पर क्या हुआ था, व्हीट को इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ ये कैरेट ग्रास मींस पार्थेनियम भी इंडिया में आ गई थी। अब वो क्या बनती जा रही है, बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कोज पोलर एलर्जीज। इंडिया के अंदर जो पार्थेनियम नाम की यहाँ पर है कैरेट ग्रास जिसको आप बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी पोलन एलर्जीज देखने के लिए मिलती है इन सम पीपल, ठीक है। अब ये तो हो गई आप लोगों की पोलन ग्रेन जो है उसकी डीमेरिट, बट जो पोलन ग्रेन है या फिर पोलन्स है उसकी कुछ मेरिट्स भी होती हैं कि जो पोलन ग्रेन है उनको आप यूज भी कर सकते हैं फॉर योर डेली पर्पस या फिर डेली नीड्स। सो चलिए चलते हैं, बात करते हैं अपनी पोलन ग्रेन की मेरिट्स की। सो पोलन ग्रेन एज न्यूट्रिशनल सोर्स, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट में रिच होती हैं। इट हैज बिकम अ फैशन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। यहाँ पर जो आप लोगों की पोलन ग्रेन है उसको आप क्या करते हैं, जो उससे पोलन टैबलेट्स का फॉर्मेशन करवाएंगे एंड उनको आप फूड सप्लीमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ पे जो पोलन प्रोडक्ट हैं आप लोगों को टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। जो यहाँ पर आप लोगों के पोलन कंजप्शन है उनको किस लिए यूज किया जाता है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस, बिकॉज ये क्या होते हैं, एक न्यूट्रिशनल सोर्स होते हैं जो कि एथलीट्स को एंड जो रेस हॉर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें कि आपको अलग-अलग पोलन जो प्रोडक्ट हैं वो दिखाए गए हैं। इसके अंदर आप लोगों की क्रीम है, सीरम वगैरह है, सिरप है और यहाँ पर ये पोलन टैबलेट्स आप लोगों को दिखाई गई है। सो इस तरीके से जो आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रिशन का सोर्स भी हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोलन वाइबिलिटी की। वाइबिलिटी क्या होती है, मतलब जो आपका पोलन ग्रेन है वो किस टाइम तक जो आपका स्टिग्मा है उसके ऊपर जाकर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर आपका जो फीमेल पार्ट है उसको वो कब तक फर्टिलाइज कर सकता है, उसकी एबिलिटी, उस एबिलिटी को आप क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज द पोलन वाइबिलिटी। सो when once they are shed, जिस टाइम पे आपके पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, आपके पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लैंड करना होगा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी, अपनी वाइबिलिटी को लूज करने से पहले। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है तो अपनी वाइबिलिटी खत्म होने से पहले उनको स्टिग्मा पर लैंड करना पड़ेगा। अगर उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर वो आप लोगों के फर्टिलाइजेशन को नहीं करवा पाएंगे। सो उनको वाइबिलिटी उनकी लूज करने से पहले अपने स्टिग्मा के ऊपर जाना होगा एंड देन वहां पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करनी होगी एंड देन वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाना होगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी? तो यहाँ पर आपको क्या सोचते हैं, जो पोलन ग्रेन है उसकी वाइबिलिटी कब तक होती है? सो द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी। आप लोगों का वो पीरियड पोलन ग्रेन का जिसमें आप लोगों का जो पोलन ग्रेन होती है उसके पास एबिलिटी होती है टू जर्मिनेट, ठीक है, जब वो स्टिग्मा होगा, जैसे ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन से यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, मतलब जर्मिनेशन होगा एंड लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी। मतलब ये जब तक यहाँ पे जर्मिनेशन करवा सकता है या फिर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवा सकता है, दैट इज नोन एज द पोलन वाइबिलिटी। ठीक है, अब ये जो पोलन वाइबिलिटी होती है दैट इज हाईली वेरिएबल, ये आप लोगों को अलग अलग मिलेगी एंड इट डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, दूसरा ये ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release। यहाँ पर जो आप लोगों का wheat होता है और जो rice होता है वहाँ पर जो viability है वो 30 मिनट में लूज हो जाती है। मीन्स आपका जो pollen grain है वो shed off हुआ, 30 मिनट तक अगर उसको स्टिग्मा मिल गया तो वो जर्मिनेशन करवा देगा, और अगर स्टिग्मा नहीं मिलेगा तो वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देगा और वो बेकार हो जाएगा, फिर वो जर्मिनेशन करवाने के कैपेबल नहीं होगा। And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for the month। अब यहाँ पर ये आप लोगों की 3 क्लासेस दी हुई है फॉर एग्जांपल, जैसे कि Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, जहाँ पर जो पोलन है आप लोगों का पोलन ग्रेन जो बना है उसकी वायबिलिटी काफी मंथ्स तक हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 मंथ्स तक आप लोगों को यहाँ पर पोलन की वायबिलिटी देखने के लिए मिलेगी कि जब भी उसको 3-4 महीने तक यहाँ पर स्टिग्मा मिलेगा देन वो जर्मिनेशन करवा सकता है, मींस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवा सकता है। सो इसको आप क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द पोलन वायबिलिटी। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं कि जो वायबिलिटी होती है सीरियल्स की 30 मिनट्स होती है और जो वायबिलिटी होती है रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी की वो आप लोगों के कुछ मंथ्स के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या हो सकती है, कुछ मंथ्स के लिए हो सकती है, मोहन कुछ मंथ्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर पोलन वायबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। अब हमने क्या पोलन की स्टोरेज की बात करी थी कि आप इनको फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको फॉसिल की तरह प्रिजर्व करेंगे, सो उसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पोलन बैंक होते हैं। सो पोलन बैंक के अंदर क्या आएगा, यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर स्पर्म्स को
या फिर जो सीमन होता है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर जो पोलन बैंक है, पोलन बैंक के अंदर जो आपके स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 1-96 डिग्री टेम्परेचर। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका है पोलन ग्रेन उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाए एट -196 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपने पोलन ग्रेन को पोलन बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। अब ये जो आपने पोलन को स्टोर करके रखा है उसको आप पोलन बैंक के लिए यूज कर सकते हैं, सीड बैंक के लिए यूज कर सकते हैं और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, दैट पोलन ग्रेन स्टोर्ड बाय क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक आप उसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है उसको एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है एंड पोलन को प्रिजर्व किया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या बनाया जाता है, पोलन बैंक बनाया जाता है। नाउ दिस इज ऑल ओके फॉर दिस लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े आप लोगों के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के अंदर, जिसमें कि आपका एंथर था, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप लोगों के पोलन ग्रेन बन रहे थे। अब जो पोलन ग्रेन है वो किस तरीके से बने, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पोलन ग्रेन यंग होगा तो उसके अंदर कौन से इवेंट्स होंगे, पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा तो वहां पर आप लोगों की किस तरीके की सेल्स देखने के लिए मिलेगी, पोलन ग्रेन के मेरिट्स क्या है, पोलन ग्रेन के डीमेरिट्स क्या है, हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर सारी चीजें देख ली है। एंड आप लोग पोलन को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंडोशियम के अंदर बेटा फुल लेक्चर है, यहाँ पर आपको और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड लास्ट, थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone for watching my videos. Again, please do like, share and subscribe my channel. Share it with your friends. Thank you. Bye bye.